जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? आप लोगों का एग्जाम भी नजदीक आ गया है, ठीक है। और हमारा ये पॉलिटिकल साइंस का जो क्लास है वो भी लगभग खत्म हो चुका है। सारे चैप्टर लगभग हो गए हैं, 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी हम करा देंगे, ठीक है। आपका जो ये क्लास है ये चैप्टर 28 है, ग्रेड 12 पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। पहली चीज जो ये चैप्टर है 28, ये थोड़ा लेंदी था। इसमें हमको 3 देशों का जो रिलेशन है वो पढ़ना था भारत के साथ, जिसमें हमने चीन के साथ भारत के रिलेशन पढ़ लिए हैं, पाकिस्तान के साथ भी पढ़ लिए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत और श्रीलंका के बीच में रिलेशंस, शुरू से लेकर अब तक के क्या रहे हैं, किस किस तरह से के रहे हैं, सारी चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरा कंफ्यूजन आपका दूर रहेगा। एग्जामिनेशन में कहीं से पूछ दे आप आराम से लिख लेंगे अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो, ठीक है। ये जो क्लास चल रही है डू स्टडी पे चल रही है, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ ये क्लास शेयर करिए, ठीक है, ताकि उनको भी ये सारी चीजें मिल सके, इसका लाभ मिल सके। और इस चैनल पर धीरे धीरे हम सारी क्लास को लाने वाले हैं। इवन जैसे ही ये हम 3-4 चैप्टर जो बचे हैं वो खत्म करेंगे, एक हम क्वेश्चंस का महामैराथन भी लाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आंसर राइटिंग के बारे में भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करिए, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे सारे क्लास का, ठीक है। चलिए हम आगे अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उन बिंदुओं को देख लेते हैं जिनके बारे में हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और जब ये क्लास कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको हल करने के लिए, उसको लिखने के लिए आराम से सक्षम होंगे, ठीक है। सबसे पहला हम जो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध है शुरू से लेकर अब तक के क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, कब कब क्या हुआ है, सारी चीजों पर हम बात करेंगे। दूसरा अगर हम देखेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच में जातीय जो संघर्ष हुआ था, जातीय जो मुद्दा उठा था तमिलियों का, उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तमिल समस्या और श्रीलंका की जो भूमिका थी, इस पर भारत का क्या एक्शन हुआ, इसको कैसे रिजॉल्व किया गया, श्रीलंका में किस तरह से आंदोलन हुआ, उसका क्या हुआ, इस सारी चीजों के बारे में भी जानेंगे। जो पृथ्वीकरण के लिए चलाया गया था तमिल में, मतलब उसको तोड़ने के लिए, जिस तरह से भारत को धर्म के आधार पर तोड़ा गया था, उसी तरह से श्रीलंका में भी एक आंदोलन चला था जो बहुत लंबा चला था, बहुत हिंसक आंदोलन हुआ था वो, ठीक है। इसके बारे में भी जानेंगे। और भारत श्रीलंका के बीच में जो पारस्परिक सहयोग है, जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, इस सब को लेकर किस तरह के सहयोग है भारत और श्रीलंका के बीच में, ये भी हम जानेंगे। ये सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं है, ये आप कंपटीशन में कहीं भी आप जाओगे तो इस तरह के रिलेशंस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज का सब जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशन है, इसको समझने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए इतिहास में जाकर कि भारत और श्रीलंका का जो संबंध है वो कब से है। अगर आप देखें तो रामायण है, रामचरितमानस है, इन सब में अगर आप पढ़े हैं, आप जानते हैं, हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, तो हमारे भगवान राम, रावण के बारे में आप जानते होंगे। रावण कहाँ का था? श्रीलंका का। और राम जी कहाँ का? भारत के थे। तो अगर हम देखें तो भारत और श्रीलंका का संबंध त्रेता युग से है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि काल्पनिक लगे, ठीक है भाई, हो सकता है काल्पनिक लगे उनको, तो भी अगर हम देखें तो भारत और श्रीलंका का संबंध ईसा पूर्व से पहले का है। कब का है? आप सब तो ये मानते हैं कि बुद्ध धर्म कहाँ का है? भारत का है। बौद्ध धर्म कहाँ का है? भारत का है। तो अगर आप देखोगे तो भारत से जो बौद्ध धर्म श्रीलंका में गया हुआ है वो भारत से ही तो गया हुआ है। तो अगर यहां पर अगर इस तरह से आप देखो तो जो बौद्ध धर्म है वो भारत से श्रीलंका पहुंचा था। और किसने पहुंचाया था? अशोक ने पहुंचाया था। अपने पुत्र और पुत्री जो महेंद्र और संघमित्रा थे उनको श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो अगर हम देखें तो वो 500 ईसा पूर्व पहले से ही भारत और श्रीलंका के बीच में क्या था? संबंध था। जब आने जाने का संबंध है तो जाहिर सी बात है वहां पे व्यापारिक संबंध भी होंगे, सांस्कृतिक संबंध भी होंगे,
ठीक है। तो ये सारे चीजें थी। तो अगर हम देखें तो भारत और श्रीलंका का जो संबंध है वो प्राचीन है और सांस्कृतिक रूप से क्या है, बहुत गहरा है, ठीक है। और दोनों देशों के बीच में जो समुद्र है, समुद्र से बहुत कम दूरी, 18 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों देश हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पे व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान जो हो रहा है वो हजारों वर्ष से हो रहा है, हजारों वर्ष से हो रहा है। तो सोचो भारत और श्रीलंका का जो ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भारत और श्रीलंका का संबंध बहुत ही गहरा माना जाएगा, बहुत ही गहरा प्रतीत होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर हम स्वतंत्रता के बाद देखें तो स्वतंत्रता के समय की अगर हम देखें और स्वतंत्रता के बाद की चीजें देखें भारत और श्रीलंका की, तो लगभग आप दोनों में बहुत समानता मिलेगी। भारत भी ब्रिटिश का उपनिवेश था, श्रीलंका भी ब्रिटिशों का उपनिवेश था। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, वहीं पर श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आजाद होता है। लगभग दोनों बराबर ही आजाद हो रहे हैं, एक साल के डिफरेंस पे। तीसरा, ये दोनों देश जो है वो कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, दोनों देश कॉमनवेल्थ की सदस्यता लिए हुए हैं। तो ठीक है, और दोनों देश के बीच में जो है शुरू से ही क्या रहा है, मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत जो कुछ मुद्दे ऐसे आए हैं जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में मतभेद भी रहा है, लेकिन इसको बातचीत के जरिए क्या हुआ, सॉल्व कर लिया गया है। बहुत युद्ध नहीं हुआ, जैसे पाकिस्तान भारत का रिलेशन है ऐसा कुछ नहीं है। श्रीलंका का भारत का रिलेशन लगभग सामान्य रहा है शुरू से लेकर अब तक, ठीक है। तो ये आपका स्वतंत्रता के बाद का हो गया। अब थोड़ा सा ये देखने का प्रयास करते हैं कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका के बारे में थोड़ा जानने का हम प्रयास करते हैं कि भाई श्रीलंका क्या था, क्या है, कितने एरिया में है, इस सारी जो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वहां से बहुविकल्पी क्वेश्चन आ जाएगा। आप जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे बन सकता है। पहला अगर हम देखें तो श्रीलंका को 1972 से पहले किस नाम से पुकारा जाता था, तो 1972 से पहले श्रीलंका को सिलोन नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से, सिलोन नाम से, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, नाम से जाना जाता था। और 1972 के बाद इसका नाम रखा गया श्रीलंका, ठीक है। दूसरा, ये जो है एक छोटा जो है द्वीपीय देश है। अब द्वीपीय देश क्या होता है, द्वीपीय देश उसको कहते हैं जो चारों ओर से समंदर से घिरा हो, उसे हम द्वीपीय देश कहते हैं। नक्शे में भी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये द्वीपीय देश है श्रीलंका, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा, ये भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है दक्षिण में। इसके बारे में भी अभी हम नक्शे में देख लेंगे। दूसरा, अगर हम देखें तो क्षेत्रफल श्रीलंका की कितनी है, तो जो श्रीलंका का क्षेत्रफल है वो 25,332 वर्ग मील है। और सभी देशों में इसकी जो भौगोलिक निकटता है वो भारत से बहुत ही नजदीक है। भौगोलिक रूप से श्रीलंका किसके नजदीक है, भारत के सबसे नजदीक है। 18 से 20 किलोमीटर के रेडियस में वो आ जाता है, ठीक है। इसीलिए कई बार होता है कि भारत के मछुआरे श्रीलंका की जो समुद्री सीमा है उसे पार कर जाते हैं, कई बार श्रीलंका के जो मछुआरे हैं वो भारत की जो समुद्री सीमा है उसको पार कर जाते हैं। तो ये समस्याएं कई बार होती रहती हैं। आप मूवी में भी देखते होंगे कि जो तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो कई बार मछली मारने निकले और वहां पे क्या हुआ कि वो श्रीलंका में पहुंच गए और श्रीलंका की जो पुलिस है, जो नेवी है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। या फिर कई बार आप देखोगे कि भारत में श्रीलंका के लोग आ जाते हैं, क्योंकि भाई जल है, उनको पता होता नहीं है कि कितने दूर में भारत की सीमा आ जाती है, ठीक है। तो नजदीकी के कारण ये समस्याएं रहती हैं, ठीक है। श्रीलंका की अगर हम संपूर्ण जनसंख्या की बात करें तो वहां पे 64% जो जनसंख्या है वो बुद्ध धर्म को मानने वाली है, बौद्ध धर्म को अपनाई हुई है। और 15% अगर हम देखें तो हिंदू धर्म को अपनाई हुई। तो अगर बौद्ध और ये हिंदू धर्म को देखें, देखो बौद्ध धर्म को भी हिंदू धर्म ही मानते हैं एक तरह से, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें तो लगभग 80 से 85% के आसपास यहाँ पर हिंदू ही हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर भी अगर आगे चल के देखोगे
तो यहाँ पे बौद्ध में और ये हिंदू धर्म के बीच में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। 19वीं शताब्दी में के प्रारंभ में जो श्रीलंका है वो क्या बना, ब्रिटिश उपनिवेश बना, और 4 फरवरी 1948 को ये आजाद होता है, स्वतंत्र होता है। और उत्तरी श्रीलंका, जो उत्तरी श्रीलंका का जाफना नाम का एक जगह है, वहां से भारत जो है सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु से श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, वो 18 किलोमीटर में, अगले स्लाइड में नक्शे में देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। यहां से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो 1972 से पहले श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था, तो सिलोन से, या ये वो पूछ लेगा कि दूसरा कुल उसका क्षेत्रफल के बारे में पूछ सकता है। तीसरा, ये सबसे भौगोलिक रूप से सबसे किसके सबसे निकट है, भारत के। चौथा, वहां पर किस धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म हो जाएगा। और ये जो श्रीलंका है कब आजाद हुआ, तो 4 फरवरी 1948 को आजाद हुआ। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत को दक्षिणी छोर से कौन सा जगह अलग करता है, तो जाफना वो जगह है। हम अभी नक्शे पे भी देख लेते हैं। ये हमारा नक्शा है, ये जो है भारत है, ये जो है ना, ये भारत है। ठीक है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, ये तमिलनाडु है, और ये हमारा श्रीलंका है। ठीक है, अब श्रीलंका का, अब ये देखो, ये जो जगह है ना, ये जाफना जगह है। ठीक है, ये जाफना जगह हो गया, और ये हमारा तमिलनाडु है। अगर इसका एरिया देखें तो ये लगभग 18 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और इसी में अगर कोई मछुआरा निकल जाता है मछली मारने, तो ये कई बार भारत की सीमा में आ जाता है, और इधर से कई बार जो है श्रीलंका के लोग भारत में आ जाते हैं। तो ये जाफना जो जगह है ना, यही वो जगह है जहां से भारत की जो सीमा है वो बहुत, भारत का जो भौगोलिक एरिया है बहुत नजदीक हो जाता है। दूसरा, मैंने कहा कि द्वीपीय देश है। क्या, श्रीलंका जो है द्वीपीय देश है। तो अगर आप देखो यहां पर, अगर आप देखो यहां पर, तो अब यहां पे देखो, यहां पर देखो, तो ये देखो, ये सारे समंदर है। कौन सा समंदर है ये हिंद महासागर है। ठीक है, ये देखो, कहीं भी इसको स्थल नहीं मिल रहा, कहीं भी इसको स्थल नहीं मिल रहा। ये चारों ओर से क्या है, समंदर से घिरा हुआ है। अगर चारों ओर से कोई भी भूभाग समंदर से घिरा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वीपीय देश कहेंगे। अगर वहां पर लोग रह रहे हैं, अगर वहां नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, द्वीप कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, द्वीपीय देश बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में वो कौन से विवाद हैं, जिससे भारत और वो कौन से मुद्दे हैं जिससे भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद उत्पन्न किए। तो उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जब श्रीलंका स्वतंत्र हो रहा है तो वहां पर क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, और किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वहां का जो जातीय सिनेरियो है, जो जातीय श्रेणियां हैं, वो किस तरह से और किस किस भाग में विभक्त हो रही हैं, और किस तरह से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये थोड़ा समझना आपको यहाँ पर पड़ेगा। श्रीलंका में क्या हो रहा है, भारत में तो आप समझ ही रहे हैं, हर जगह का सेम ही प्रोसेस है कि जो बहुमत में होता है, जो पावर में होता है, वो अल्पमत को दबाएगा। ठीक है, या अल्पमत को डराने का प्रयास करेगा, उनको अधिकारों को छीनने का प्रयास करेगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो समझते हैं थोड़ा। जब श्रीलंका आजाद हुआ, आजाद होने के बाद वहां पर 2 वर्ग है। पहला है सिंहली है, और दूसरा तमिल है। अब सिंहली की जो अगर देखें तो 64% के आसपास सिंहली जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं, जो भारत से गया हुआ है। ठीक है, भारत से वहां पे गया। पीछे हमने पढ़ा है ना कि जो अशोक ने भेजा था अपने पुत्र पुत्री को, अशोक ने भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। ठीक है, अगर हम यही देखें तो 18% के आसपास तमिल है वहां पर। ठीक है, अब तमिलों में भी 2 तरह के तमिल हैं। ठीक है, एक वो तमिल जो श्रीलंकाई तमिल है। अब कहोगे कि भैया ये श्रीलंकाई तमिल कौन है, तो श्रीलंकाई तमिल वो तमिल हैं
जो प्राचीन काल से ही श्रीलंका में रहते हैं और तमिल भाषा बोलते हैं। ठीक है, वो बहुत पहले ही वहां पर जाकर वहां पे बस गए, वहां रहने लगे। ठीक है, लेकिन एक और तमिल है जिनको हम कहते हैं भारतीय तमिल। अब ये जो भारतीय तमिल हैं वो कब गए? वो अंग्रेजों ने उनको लेकर तमिलनाडु से गए। कहां से ले गए? तमिलनाडु से अंग्रेज लेकर इनको मजदूर के रूप में श्रीलंका ले गए, वहां की चाय बागानों में काम कराने के लिए। अब जब वहां पे गए तो वो वहां पे चाय के बागान में काम करते थे, वहीं पे रहने लगे, धीरे धीरे वहीं अस्थायी रूप से भी वहीं पे रहने लगे वो। अब हुआ क्या कि अब देखो दो तरह के तमिल हो गए, यहाँ पे सिंहली आ गए, 64% है। अब 64% मानने वाले इनकी संख्या भी ज्यादा है। तो जब 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद होता है तो इन्हीं की सरकार वहां पर बनती है। ये बहुमत में होते हैं तो इनकी सरकार बन जाती है और ये क्या करने लगते हैं, ये तमिल भाषी लोगों के साथ, तमिल लोगों के साथ भेदभावपूर्ण नीति नियम कानून बनाने लगते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वो कानून कैसे बनाते हैं। स्वतंत्र हुआ, सिंगली बहुमत में आ गई, ये समझ गए। ठीक है, तमिलों की समस्या की जो शुरुआत हो रही है यहीं से हो रही है। जब स्वतंत्रता हुआ 1948 में, सरकार बन गई सिंगली बहुमत से, और अब उन्होंने जो नीतियां बनाई वो तमिलियों के लिए भेदभावपूर्ण नीतियां बनाई, सिंहलियों के लिए सिंहली ओरिएंटेड, उनके विकास के लिए, उनके हितों के लिए, रक्षा के लिए ही ज्यादातर नीतियां बनने लगी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं, तभी तो समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी नीतियां। तो सबसे पहले उन्होंने बनाया नागरिकता कानून, सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1948 में। अब 1948 में जब सिटीजनशिप एक्ट बना रहे हैं ये, तो सबसे पहले इसमें क्या प्रावधान कर रहे हैं, इस कानून के तहत ये कर रहे हैं भारतीय जो तमिल हैं उनकी नागरिकता ही नहीं दी, उनको माना ही नहीं कि हमारे नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत से आए हैं मजदूर के रूप में, हम इनको क्यों रखें, ये तो अंग्रेजों ने लाया है इनको, हम नहीं देंगे भारतीय जो तमिल है उनको यहाँ की नागरिकता। दूसरी बात, ऑलरेडी वो भारत से चले गए हैं, तो भारत से चले गए तो भारत भी उनको अपनी नागरिकता नहीं दे रहा है। तो इस तरह से वो क्या हो गए, वो स्टेटलेस हो गए, उनके पास कोई राज्य ही नहीं बचा। जब राज्य नहीं बचा तो ना वो भारत के नागरिक रहे ना वो श्रीलंका के नागरिक रहे, तो भाई जाए कहां। और इनकी जनसंख्या लगभग 10 लाख के आसपास है जो इस तरह के लोग। अब 10 लाख लोगों की नागरिकता खतरे में है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहां जाए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हुई। दूसरा, अगर भाषा विवाद शुरू हो गया, भाषा विवाद में क्या हुआ कि सिंहली भाषा को देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित कर दी गई, और तमिल जो भाषी लोग थे उनके साथ क्या किया गया, भेदभाव किया गया। तमिल भाषा की उन्नति को, उसके विकास को नजरअंदाज किया गया, जिससे तमिल भाषी लोग जो थे उनको क्या हुआ, उनको गुस्सा आया। भाई तुम्हारी भाषा के साथ, अभी भारत में देख लो, अगर हम कहें कि तमिलनाडु केरल जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो हिंदी में ही काम करेंगे, हिंदी ही हमारी आधिकारिक भाषा होगी, तो क्या वो मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप देख लो ना कि भारत में भाषा के आधार पर कई राज्य बने हैं, गुजरात और गुजरात और महाराष्ट्र देख लो, गुजरात में गुजराती बोलने वाले हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले, तो भाषा के आधार पर कई राज्य बने हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, तमिल भाषी लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, ये भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, शिक्षा, रोजगार, संस्कृति और धर्म में भी भेदभाव हो रहा है। तमिल छात्रों के जो कोटा है, कॉलेज और नौकरी में जो अवसर है उसको घटा दिया गया। सरकारी सेवाओं में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, तमिलियों को तो बाइकट कर दिया गया, और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया। और तमिल लोगों का जो धर्म था, हिंदू धर्म जो था, हिंदू जो परंपरा थी, उसको दबाने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? जो सिंहली बहुमत वाली सरकार है उनके द्वारा। तो जब इतनी सारी चीजें होंगी तो समस्या तो होंगी, वहां पे भारत तो दखल देगा, क्योंकि 10 लाख भारतीय तमिलों की नागरिकता की बात है। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो शुरुआती दौर में इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, वहां पर दोनों सरकारों के बीच में समझौते हुए और कुछ हद तक इस समस्या को सुलझा लिया गया। स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका ने तमिल नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों को लेकर समस्या बढ़ने लगी, और वहां पर स्थिति को सुधारने के लिए भारत और तमिल की जो सरकार है
क्या किए, आपस में समझौता किए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला समझौता होता है 1954 में, किसके बीच में, जवाहरलाल नेहरू और कोटेलवाला समझौता होता है। कोटेलवाला जो है वो श्रीलंका के क्या है, प्रधानमंत्री हैं, और भारत के प्रधानमंत्री, दोनों के बीच में एक समझौता होता है। और उस समझौता में कहा जाता है ये जो दोनों देश हैं ये मिलकर तय करेंगे तमिलियों के बारे में कि जो है उनकी नागरिकता कैसे तय हो, जो उनकी नागरिकता गई हुए उनको उनको किस तरह से नागरिकता दिया जाए, एक साझा समाधान निकालने का प्रयास करेंगे इनके समस्याओं का। ठीक है, अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए 1964 में श्री माओ और शास्त्री जी समझौता हुआ। ठीक है, श्री माओ जो है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं और शास्त्री जी, ठीक है, वो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री, दोनों के बीच में समझौता हो रहा है। समझौता में क्या किया, यहाँ पे लगभग बड़ी जनसंख्या का जो नागरिकता का मामला था उसको सॉल्व कर लिया गया। क्या था, 5.25 लाख भारतीयों को भारत जो है अपनी नागरिकता देने के लिए सहमत हो गया कि भाई चलो ठीक है, 10 लाख में से हम 5.25 लाख जो तमिल भारतीय हैं उनको हम भारतीय नागरिकता दे देंगे। वहीं श्रीलंका 3 लाख तमिलियों को क्या किया, श्रीलंका की नागरिकता देने के लिए राजी हो गया। तो अगर आप देखो तो 5 और 3 8 8.25 लाख तमिल भारतीयों, जो भारतीय तमिल है उनकी नागरिकता तय हो गई। लेकिन 1.75 लाख अभी भी रह गए जिनके बारे में कहा गया कि इसके बारे में जो बचे हुए लोग हैं उनके बारे में बाद में निर्णय होगा। अगर आप इतना कर दिए थे तो फिर 1.25 लाख को छोड़े क्यों, हो सकता है कोई रीजन रहा हो, ठीक है, लेकिन अगर वहां पे सॉल्व हो जाए तो शायद आगे चलकर वो चीजें नहीं होती। लेकिन फिर भी इतना विश्वास के साथ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फिर भी इतना सब होने के बाद भी जो सिंघली सरकार है वो अभी भी तमिलियों के साथ क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है। ठीक है, अब वहां पर आप देखो तो ये सारी चीजें सॉल्व हो गई। लेकिन फिर आप आगे जब देखोगे तो 1973 के बाद फिर से वहां पर तमिलियों का क्या होता है, आंदोलन शुरू होता है और भयंकर हिंसात्मक आंदोलन होता है। हम इसको धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जब इतनी सारी राहतें दे दी गई थी तो फिर क्यों शुरू हो गया। इसलिए शुरू हो गया क्योंकि जो मूल समस्या थी, भेदभाव की जो समस्या थी, वो सॉल्व नहीं हुआ था श्रीलंका में। ठीक है, तो अब भेदभाव, इसके जो कारण हुए 1973 के बाद जो आंदोलन होता है उसके कारण क्या क्या है। भाषा और संस्कृति के आधार पर वहां पर क्या होने लगा, भेदभाव। सिंघली जो है तमिलियों के साथ भेदभाव करने लगे, जो वहां के तमिल, जो भारतीय तमिल को नागरिकता दी गई थी उनके साथ में भी भेदभाव होने लगा। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो सिंहला जो ओनली एक्ट था, जो सिंघली भाषा को वहां पे आधिकारिक भाषा बनाया गया था, उसके लिए 1956 में वो अभी भी जारी है, उसको ही आधिकारिक भाषा बनाया गया। तमिल भाषा को मान्यता नहीं दी गई और तमिल युवाओं के साथ क्या हुआ, असमानता का भाव अपनाया गया, असमानता दिखाया गया, उनके साथ इनइक्वलिटी हुई, इनजस्टिस किया गया उनके साथ। ठीक है, शिक्षा और रोजगार की अगर बात करें तो विश्वविद्यालय में तमिलों के लिए कोई भी प्रवेश का कोटा को घटा दिया गया। एक तो ठीक है कोटा था उसको भी घटा दिया गया, और सरकारी नौकरी में तमिलियों को प्राथमिकता नहीं दी गई, सिंघलियों को प्राथमिकता दी गई, और तमिल लोगों को उनका जो भविष्य था उनके साथ खेला गया, उनके भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, सिंघली जो सरकार बहुमत में है उनके द्वारा किया जा रहा है। इनको मतलब खतरनाक तरीके से असमानता को अपनाया गया, वहां पे भेदभाव को अपनाया गया। अब सोचो वहां पे बौद्ध धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म के लोगों के साथ ही भेदभाव कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच में ही भेदभाव होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे ठीक है, ये आगे देखते हैं। आगे जब 1973 के बाद ये सारी चीजें भेदभाव हो रहा है, सांस्कृतिक रूप से भेदभाव हो रहा है, भाषा को लेकर भेदभाव हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आदमी कब तक सहेगा। तो इसी को लेकर जो वहां पर कुछ संगठन है, आतंकवादी संगठन कह लो या जो राजनीतिक रूप से एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं वो संगठन ले लो, ठीक है,
इन्होंने क्या किया, इसका फायदा उठाना शुरू किया और वहां पर एक संगठन बना जिसका नाम पड़ा LTTE, जिसको लिट्टे भी बोलते हैं। ठीक है, लिट्टे सुने होंगे। आगे चलकर आप देखोगे कि राजीव गांधी की हत्या में इन्हीं का हाथ होता है। ठीक है, जो ये लिट्टे हैं इनका इसका गठन होता है। ठीक है, कब और कैसे होता है ये समझते हैं। पहले समझते हैं कि पूरा नाम क्या है लिट्टे का। तो लिट्टे का पूरा नाम आ जाता है कई बार। ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लम। ठीक है, ये क्या किया, तमिल इल्लम मुक्ति संगठन इसका नाम रखा गया और इसकी स्थापना हुई 1976 में। इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक होते हैं वेलुपिल्लई प्रभाकरन। वेलुपिल्लई प्रभाकरन इसके संस्थापक हैं और इसका स्थान जहां ये बनता है, जो इसका स्थान है वो जाफना है, उत्तरी श्रीलंका। जो आपने दिखाया था ना मैंने आपको, उसमें एक बार और दिखा देता हूं। ये जो जाफना है, ये यहां पर लिट्टे का जो है वो बनता है। ठीक है, जाफना में। ठीक है, चलो, जाफना में बनता है जो उत्तरी श्रीलंका में है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, जो लिट्टे है उसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों को क्या करना है, एक स्वतंत्र करना है। किससे, जो श्रीलंका है उस सरकार से स्वतंत्र करना है और उसको बनाना है तमिल इल्लम राज्य, एक अलग राज्य की स्थापना करना है। मतलब एक बात ऐसे समझ लो कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान बना, उसी तरह से वो चाह रहे थे कि जो सिंहली हैं उनका एक अलग राज्य बने और तमिल जो है, तमिल भाषी लोग हैं, तमिल जो हिंदू धर्म को अपना मानने वाले लोग हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है जो अलग है, उसको अलग राज्य बनाया जाए श्रीलंका से तोड़कर। ये इनका उद्देश्य था। समझ में आया? ठीक है, चलो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो लिट्टे हैं, ठीक है, ये इनकी क्या क्या कार्रवाई होती है, ये किस तरह से अपने चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो LTTE है, ये 1983 से लेकर 2009 तक श्रीलंका में सरकार के खिलाफ गृह युद्ध की लड़ाई लड़ रही है, हिंसात्मक लड़ाई लड़ रही है, गोली बारूद बम सब चल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब भारत जो है वो वहां पर शांति स्थापना के लिए अपनी सेना को वहां पर भेजता है और उसमें लगभग 15 से 20 हजार सेना हमारे मारे जाते हैं इस संघर्ष में, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि इतनी हिंसात्मक चीजें हों और जो हमारा एशिया है इसमें किसी तरह का अशांति रहे। ठीक है, तो जो तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट है 1988 में क्या करता है, तमिलों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कर देता है, तमिल इल्लम की मांग करता है और 1983 में विद्रोही तमिल जो है उनके खिलाफ जो है सरकार क्या करती है, जो मान लो यहाँ पे जो 1983 में ये कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हिंसात्मक आंदोलन शुरू कर दिए हैं श्रीलंका के सरकार के खिलाफ, वहां की आर्मी के खिलाफ क्या कर रहे हैं, हिंसात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया है। जब गृह युद्ध छिड़ेगा तो जो सरकार है वो सरकार भी कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ, तमिलियों के खिलाफ। तो उसमें तो ये देखेगी नहीं कि कौन किसका है किसका नहीं है, वो तो सबको मारना शुरू करेगी। और जब सबको मारना शुरू करेगी सरकार तमिलियों को, जो 1983 में जो विद्रोही लोग थे उनके विरुद्ध जो है बहुत आतंकित रूप से कार्रवाई करना शुरू करती है, जिसकी वजह से 1983 से 86 के दौरान लगभग 2 लाख तमिल जो है बेघर हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये तमिलनाडु की तरफ आने लगते हैं। फिर से वही समस्या हो जाती है जो बांग्लादेश वाली समस्या थी पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान जो है, जो बांग्लादेश, जो पूर्वी बंगाल के साथ पूर्वी पाकिस्तान के साथ करता है और बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं वो भारत में आ जाते हैं। लगभग 1 से 2 करोड़ लोग आ जाते हैं और भारत पर दबाव बनने लगता है। फिर यही चीज यहाँ पे हो रहा है कि 2 लाख तमिल बेघर हो गए और इतिहास में सबसे बदतर जातीय दंगों में हजारों तमिलियों को भारत में क्या करना पड़ा, शरण लेना पड़ा। वो आके भारत में शरण लेने लगे। ठीक है, तो अब जब ऐसी चीजें होंगी तो भारत को क्या करेगा, दखल अंदाजी करेगा ही करेगा। ठीक है,
तो चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं भारत की भूमिका। भारत क्या चाहता था? भारत को यहाँ पर दो कारण से दखल अंदाजी करनी पड़ी। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे भारत के। ठीक है, अब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो है दो कारणों से यहाँ पर दखल अंदाजी करना शुरू करता है भारत। पहला कारण है मानवीय कारण। भारत हमेशा मानवीय कारण की वजह से ही दखल अंदाजी करता है अपने पड़ोसी राज्यों में। अगर वहां की जनता के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार, देखो पूर्वी पाकिस्तान में भी भारत तभी दखल दिया जब पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान था, वो निर्मम तरीके से वहां पर अत्याचार करने लगा, तभी दखल अंदाजी की इंदिरा गांधी और उसको तोड़कर अलग राज्य बनाया। अब यहां पर भी जो लिट्टे है वो बहुत ज्यादा आतंक मचा रहा। जब आतंक मचा रहा तो यहाँ पर भारत जो है वहां पर शांति स्थापना के लिए मानवीय कारणों की वजह से क्या क्या करेगा? दखल अंदाजी करेगा। तो श्रीलंका के तमिल भारत के जो तमिलनाडु के राज्य के सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए थे, उनके हितों की रक्षा के लिए भारत को वहां पर दखल अंदाजी करना था। वहां पर श्रीलंका की सरकार के साथ क्या करना था? बात करनी थी कि भाई क्या करना है इसका, इसको कैसे सॉल्व करोगे। और दूसरा, क्षेत्रीय स्थिरता चाहता था भारत में। वो नहीं चाहता था कि दक्षिण एशिया में किसी भी तरीके का अशांति रहे, अस्थिरता रहे, गृह युद्ध हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजों की वजह से भारत को यहां पर दखल देना पड़ा। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं भारत की भूमिका क्या रहती है वहां पर। ठीक है, भारत की भूमिका देख लेते हैं कि भारत किस किस तरीके से वो करता है, वहां पर दखल अंदाजी करता है। तो भारत क्या करता है? भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीलंका सरकार के बीच में एक समझौता होता है 1987 में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच में ये समझौता होता है। और इस समझौता में श्रीलंका जो है तमिलों को राजनीतिक अधिकार देने का वादा करता है। ठीक है, कि भाई हम उनको जो भी हक है इनको दिया जाएगा, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस समझौते में ये तय होता है। उसके बाद भारत है वो भारतीय शांति सेना भेज देती है श्रीलंका में, जिससे जो प्रभाकरण है वो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि अब भारतीय सेना जाकर श्रीलंका की सेना का मदद कर रही है। मतलब लिट्टे के खिलाफ भारतीय सेना और श्रीलंका की सेना दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, जिससे प्रभाकरण बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वही जो है बम धमाके कराकर राजीव गांधी का हत्या करवाता है। जो माला पहनाने आती है महिला, उस मानव बम बनाकर राजीव गांधी को मरवाता है। ठीक है, 1987 से 1990 तक भारत ने अपनी भारतीय शांति सेना को वहां पर रखा, लेकिन लिट्टे ने उससे भी संघर्ष किया। मतलब दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयां होती हैं। भारत की जो सेना है लगभग 10 से 15 हजार सेना वहां मारी जाती है। ठीक है, और 1991 में लिट्टे ने भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करवा दी, मैंने बता दिया। और 2009 में श्रीलंका की ये जो सेना है एलटीटी की पूरी तरह से उसको समाप्त किया जाता है। 2009 में आकर उसको समाप्त किया जाता है। सोचो 1983 से शुरू हो रहा है और 2009 में खत्म हो रहा है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी इसी में मारे जाते हैं, इसी वजह से मारे जाते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आया कि अब यहां पर ये चीजें सॉल्व हो गई हैं और तमिल की समस्या का भी निवारण हो गया है। क्योंकि श्रीलंका ने क्या किया था? श्रीलंका की सरकार ने हमारी सरकार के साथ समझौता किया था और जब उनकी विजय हो गई, लिट्टे समाप्त हो गया, प्रभाकरण मारा गया, 2009 में उसका जो है खत्म हुआ, तो तमिल समस्या भी सॉल्व हो गई। चलिए अब देखते हैं पारस्परिक सहयोग क्या था भारत और श्रीलंका के बीच में। ये थोड़ा बहुत मुद्दा था, वो तमिल वाला ही मुद्दा था। उसके बाद कोई मुद्दा भारत के साथ आया नहीं, आया भी तो बहुत छोटा मोटा है, उसको ध्यान देने की जरूरत है नहीं। अब थोड़ा सा सहयोग देख लेते हैं। तो सांस्कृतिक रूप से भारत और श्रीलंका के बीच में सहयोग है, क्योंकि आप जानते हो कि बौद्ध धर्म जो है वो भारत से ही गया हुआ है। तो बौद्ध धर्म जो है भारत से गया तो सांस्कृतिक सहयोग भी रहेगा। भगवान बुद्ध के उपदेश को श्रीलंका में बहुत सम्मानित
माना जाता है, ठीक है। और दोनों देशों के बीच में बौद्ध तीर्थ यात्रा, सांस्कृतिक उत्सव और कला प्रदर्शनी का आदान प्रदान भी होता है। और भारतीय फिल्मों, संगीत और शिक्षा में श्रीलंका में बड़ा प्रभाव है। भारत की फिल्म का, भारत की कला का, ठीक है, भारत की शिक्षा का, श्रीलंका से भी लोग कहाँ आते हैं, भारत आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ठीक है। आर्थिक सहयोग की अगर हम बात करें तो भारत और श्रीलंका, भारत जो है श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है 1998 में। दोनों के बीच में मुफ्त जो है व्यापार होगा, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, किसी प्रकार का जो टैक्स होता है वो नहीं लगेगा, ठीक है। भारतीय श्रीलंका को, भारत जो है श्रीलंका को क्या देता है, दवाई, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल्स आदि का निर्यात करता है। और श्रीलंका भारत से कपड़ा, रबड़, चाय, मसाले का निर्यात करता है, ठीक है। भारत श्रीलंका को क्या देता है, दवाइयां देता है, पेट्रोलियम देता है, ऑटोमोबाइल देता है। वहीं श्रीलंका भारत से कपड़ा, रबड़, ये सारी चीजें खरीदता है, उसका निर्यात करता है। और भारत ने श्रीलंका में सड़क, रेल और ऊर्जा परियोजना में भी निवेश किया है। तो आर्थिक रूप से अगर आप देखो तो भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है, ठीक है। आर्थिक रूप से ये दोनों क्या है, बहुत ही अच्छे संबंध में है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो भारत जो है श्रीलंका के छात्रों को क्या देता है, छात्रवृत्ति देता है, स्कॉलरशिप भी देता है। कई श्रीलंकाई छात्र जो है भारत के विश्वविद्यालय में पढ़ते भी हैं, यहाँ शिक्षा लेने भी आते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। श्रीलंका में जो चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायता देता है भारत श्रीलंका के, ठीक है। जैसे जाफरन में अस्पताल निर्माण करवाया, मेडिकल उपकरण दिया, दवाइयां भेजा, जो जाफरन बताया है ना, जहां पे लेट्टे का जो संगठन था वहां पे। कोविड-19 में भी जो भारत है वो श्रीलंका को वैक्सीन और ऑक्सीजन की सिलेंडर भेजा, ठीक है। तो भारत जो है श्रीलंका के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सहयोग करता है। तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग की अगर हम बात करें तो श्रीलंका जो आईटी प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, टेलीकॉम शिक्षा में भी भारत जो है श्रीलंका की सहायता करता है। इसरो जो है वो श्रीलंका के कई सारे सैटेलाइट के तकनीकी मदद देता है। श्रीलंका का जो सैटेलाइट है उसमें तकनीकी मदद देता है। और ई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप इनोवेशन में भी भारत और श्रीलंका के बीच में सहयोगात्मक प्रवृत्ति है, सहयोगात्मक संबंध है, ठीक है। तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य पे भी देखो, तकनीक और विज्ञान पर भी देखो, तो इन दोनों के बीच में अच्छा सहयोग माना जाता है। सैनिक और सुरक्षा के सहयोग पर अगर हम बात करें तो भारत और श्रीलंका जो है समुद्री सीमा की सुरक्षा जो है पर काम करते हैं। इन दोनों देशों के बीच में नेवी को लेकर, नौसेना को लेकर नियमित रूप से संयुक्त अभ्यास होता रहता है। और भारत श्रीलंका की सेना को प्रशिक्षण भी देता है। आतंकवाद और समुद्री तस्करी से निपटने के लिए भारत और श्रीलंका दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। तो सेना के रूप में भी अगर आप देखो क्योंकि दोनों देश बहुत नजदीक हैं, 18 किलोमीटर के रेडियस में है, तो नेवी का जो संयुक्त अभ्यास भी हो जाता है और तस्करी भी होता है, समुद्र के रास्ते होता है, तो उसमें भी दोनों का सहयोगात्मक संबंध है। पर्यटन और जनसंपर्क की बात करें तो दोनों देशों के बीच में तीर्थ यात्रा और पर्यटन को बढ़ाने के लिए सहयोग किया जाता है। जैसे रामायण सर्किट की बात करें, ठीक है, जिसमें श्रीलंका के जो रामायण सर्किट है उसमें क्या बोला गया है कि जो श्रीलंका का अशोक वाटिका है, सिगारिया है, त्रिकोमोलिया है, ये सारे जो स्थान है वो भारत श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। और इनका क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, इनका डेवलपमेंट करना चाहिए, इनको सुरक्षित रखना चाहिए, इनको धरोहर के रूप में सजोकर रखना चाहिए। तो इसको रामायण सर्किट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, सैन्य और सुरक्षा में भी इनका सहयोगात्मक है, पर्यटन और जनसंपर्क में भी इनका क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच में अच्छे संबंध हैं, सहयोगात्मक संबंध है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि भारत और श्रीलंका के बीच में किस तरह के संबंध है, ठीक है, किस तरह के मुद्दे आए, कैसे सॉल्व हुए, और उसे सॉल्व करने में हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है राजीव गांधी की जान भी गई, ठीक है, तमिल समस्या भी सुलझा, और किस तरह से भारत और श्रीलंका
आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, पर्यटन में, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के बीच में जो सहयोगात्मक संबंध है। ठीक है, अब ये आपका कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके क्लास पर बेस्ड हैं, आप इसको सॉल्व करिए। ये सारे जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको लिखने का प्रयास करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। ये पूरा जो है आपके इसी क्लास पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। इसमें से बहुविकल्पी में या लघु उत्तरी में या दीर्घ उत्तरी में एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो। ठीक है, तो इसी के साथ अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।